हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग APSSB ठीक है, अरुणाचल का एग्जाम है, जो कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में बहुत दिक्कत होता है, अगर आपको सारे क्वेश्चन एक जगह नहीं मिल पा रहे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगा। बट हम लोग बस क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं आपको और उस क्वेश्चन से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये ना बताऊं, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन से फिर दोबारा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सो कहने के लिए टॉप 30 क्वेश्चन है, ठीक है, बट हर एक क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन है, उस ऑप्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखने वाले। तो जब ऑप्शन को आप देखते हो तो वहां से अगर फिर से क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट आपके गलत नहीं होंगे, और अलग अलग से सोर्सेज आपको रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक ही जगह सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं, बट टॉप 30 क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों के लिए जो है रिक्वेस्ट समझ लो, वीडियो पसंद आता है लाइक कर सकते हो, और चैनल अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिर वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। नो क्वेश्चन देखते फटाफट 30 क्वेश्चन। नो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2026 में आपको किसी एग्जाम में पूछा गया था। सो स्टेट बोर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देखने में तो क्वेश्चन इजी लग रहा है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। सो इसका आंसर होगा ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल जो है आपको स्टेट बोर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी बोला जाता है। अगर आपने अरुणाचल का वो देखा होगा, लोगो देखा होगा, ठीक है, वहां पे भी आपको ये चीजें दिखती है, बट क्या ग्रेट हॉर्नबिल को ऐसा जो है आपको क्या इसका ऐसा फीचर है जिसकी वजह से इसको स्टेट बर्ड बना दिया गया, ठीक है। कुछ इसका रिलीजियस भी एंगल रहा होगा, कुछ इकोलॉजिकल भी एंगल रहा होगा, एंड ये नेचर के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। अगर फिर से क्वेश्चन आता है तो क्या रीजन हो सकता है। सो इसको फॉरेस्ट फार्मर बोला जाता है, जंगल का जो है ये किसान माना जाता है ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है, कहने के लिए बर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्पर्सल ऑफ सीड, जो आपको बीज होता है वो ऑटोमेटिक अपने जगह से तो मूव नहीं कर जाता है, या तो उसको हवा लेके जाती है, ठीक है, पानी की वजह से जाता है, बट इसमें से दोनों अगर काम नहीं कर रहे तो ये जो बर्ड है आपको क्या करती है, अगर मान लो कोई आपको ट्री है, ठीक है, यहाँ से कोई फ्रूट्स है, अब इसमें से जो सीड नीचे गिरे हैं इसको लेके या फिर क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट एरिया कवर को भी बढ़ाने में बहुत मदद करता है, इसीलिए इसको फार्मर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है, इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट भी बोल दिया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आपको बहुत ही इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको फॉरेस्ट एरिया को बढ़ा रहा है। और अरुणाचल में अगर पूछा जाए हमको पूरा, ठीक है, पूरे इंडिया में पूछा जाए तो परसेंटेज वाइज आपको सेकेंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है, ठीक है। फर्स्ट आपको कोई और स्टेट है, वो भी नॉर्थ ईस्ट का है, पता ना आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। इसके अलावा अगर याद रखना है आपको कि ये आपको काफी शुभ माना जाता है, ठीक है, आपको दिख गया तो ये लक के लिए देखा जाता है, प्रॉस्पेरिटी। इसके अलावा आपको कोई ट्राइब भी है जो कि इसको क्या करती है, वर्शिप करती है, न्यासी ट्राइब, ये इनको वर्शिप करती है, तो कल्चरली भी काफी इंपॉर्टेंट है। और वहां का जो हेडगेयर होता है उसमें भी इनके फेदर्स को यूज किया जाता है, हेडगेयर में इनके फेदर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्टेट बर्ड अरुणाचल का तो है ही है, ठीक है, इसके अलावा किसी और स्टेट का भी है, वो है आपको केरला का। तो अरुणाचल और केरला का स्टेट बर्ड है। इसके अलावा ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल है तो आपको स्टेट बर्ड अरुणाचल और केरला का, ठीक है, लेकिन ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपको नागालैंड में होता है। अब ये मत बोला कि अरुणाचल में भी होता होगा, ठीक है, बट वहां पे आपको इस चीज को बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। तो आई होप आपको इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट या फिर आपको फॉरेस्ट फार्मर पूछा जाए तो ये हॉर्नबिल है, ठीक है, रिलीजियसली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, ठीक है, तो याद रखना आपको उसके बारे में। नेक्स्ट आपको कामलांग टाइगर जो है वो रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो ये आपको कहाँ पे है, तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पे, लोहित डिस्ट्रिक्ट में, ये ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट है आपको अरुणाचल में, ठीक है। अब यहाँ पे कामलांग टाइगर रिजर्व पूछा गया, तो और क्या क्या चीजें हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है। सो टोटल नेशनल पार्क इन अरुणाचल, तो इसमें से आपको नाम दापा, और नाम दापा तो यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट है, हर अल्टरनेटिव ईयर पे नाम दापा, ठीक है, या फिर आपको कुछ और पूछ ही लिया जाता है। माउलिंग, ये 2 नेशनल पार्क है, 2 नेशनल पार्क है, 13 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 13 टोटल आपको 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एज पर आवर ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से एक आपको कामलांग है। इसके अलावा ईगल नेस्ट भी है,
ईगल नेस्ट, ये भी आपको कहाँ पे, अरुणाचल में है। कामलांग भी है। फिर आपको बहुत सारे हैं, अगर आपको पता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ना, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताना कौन से, तो आपको ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पॉलिटी से, तो हमने देखा क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, अब पॉलिटी से आ रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ सीट इन द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एज मार्च 2026। तो ये मार्च 2026 फरवरी में एग्जाम हुआ था, तो मार्च 2026 को लेके एडवांस में चले जा चुके थे। ठीक है, सो इसके हिसाब से आपको टोटल जो है वो कितने सीट है अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको 60 टोटल 60 सीट है, 60 है आपको एलए में। ठीक है, अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब क्या यहीं पे रुक जाना चाहिए? अगर उनका मन हो गया राज्यसभा लोकसभा के बारे में पूछने के लिए, तो क्या करोगे फिर? आप नहीं आंसर करोगे। सो लोकसभा में अरुणाचल की तरफ से टोटल कितने सीट है? 2, ओनली 2 सीट है, और ये सीट आपको ईस्ट एंड वेस्ट अरुणाचल। फिर अगर पूछा जाए राज्यसभा में कितने सीट है? 1 सीट है। राज्यसभा में आपका टोटल कितना सीट है? 1 सीट है। तो वापस रिवाइज कर लो, टोटल 60 सीट है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, 2 सीट है आपको लोकसभा में, 1 सीट है आपको राज्यसभा में। तो ये आपको अरुणाचल का पॉलिटी पता होना चाहिए, कितने सीट कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से क्वेश्चन दिया गया। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरुणाचल प्रदेश। बिफोर 1972 इट वाज नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा इसको बोला जाता था। ये पहला स्टेटमेंट है। तो क्या 1972 से पहले इसको नेफा बोला जाता था? यस, बोला जाता था। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इट बिकम अ यूटी ऑन 20 जनवरी 1987 एंड वाज रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो इसको जो है वो यूटी का स्टेटस 1987 में दिया गया था। लग रहा है आपको? नहीं है ना? तो इसको कब दिया गया था? तो ये फिर गलत हो जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड जहां पे भी है, तो हमने क्या किया, इसको नन ऑफ द अबव का तो चांस नहीं बन रहा, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सो ये तो सही हो गया, बट जो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुआ है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो आपको 1972 में तो अरुणाचल को यूटी का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, और ये आपको स्टेट कब बनता है, फुल फ्लेज स्टेट इसको कब बनाया जाता है? तो 1987 में बनाया जाता है, एंड 20 तारीख 20 फेब को बनाया जाता है। क्या अरुणाचल डे भी 20 फरवरी को होता है? अगर होता है तो बताना आप लोग। बट इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, 20 तारीख को एक और स्टेट का स्टेट डे होता है, वो भी आपको अरुणाचल से बाउंड्री तो शेयर नहीं करता है, बट उसके आसपास है, अगर आपको पता होना चाहिए। सो ये आपको फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है, फुल फ्लेज स्टेट से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द आइडिया, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा जो आएगा उसको भी हम लोग आज पढ़ के जाएंगे। सो द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो हमारे संविधान को बोला जाता है कि हमने बहुत सारी चीजें जो है वो दूसरे देशों से बोरो किया, लिया है। ठीक है, जिसमें से ये पूछा जाए कंकरेंट लिस्ट का। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है? सो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अब ये कंकरेंट लिस्ट अगर पूछा जाए कि कौन से अनुसूची में, कौन से स्केड्यूल में है, तो फिर आपको याद रखना 7th स्केड्यूल। ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर अब बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या यहाँ से भी हमने कुछ लिया है? कोर्स लिया है। यूनाइटेड किंगडम से आपने रूल ऑफ लॉ, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स के बारे में पढ़ा होगा। रिट्स 5 तरह के होते हैं, कुछ नहीं, ये रिटन ऑर्डर होता है, ऑफिशियल रिटन ऑर्डर होता है, जो कि आर्टिकल 32 में है एंड आर्टिकल 226 में है। हाई कोर्ट के लिए 226 में है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 में। फिर ऑस्ट्रेलिया से तो हमने देख लिया क्या, कंकरेंट लिस्ट वाला। और आपको जो आपको ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी लिया है यहाँ से हमने। फिर यहाँ पे कनाडा भी है, इसका भी तो कुछ, यहाँ से भी तो हमने कुछ लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया है फेडरल, जो आपको क्वासी फेडरल, हमारा फेडरल तो नहीं है, फेडरल यूएसए वाले तो बिल्कुल नहीं, हमारा क्वासी फेडरल है। तो जो क्वासी फेडरल हम लोग बात करते रहते हैं, ये आपको कनाडा वाला है। फिर आपको यूएस से, इसके बिना कैसे काम चलेगा, तो यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट यूज करता है, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और जो आपको इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया, यूएस से लिया। तो बहुत सारी चीजें अगर आपको अगर फिर से पूछा जाएगा तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। फिर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वॉज डील्स विद द, किस चीज से डील करता है, तो ये आपको राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये आर्टिकल आपको 14 टू 18 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपको आर्टिकल 14 है वहां पे दो चीजें, एक तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब दोनों चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है वो आपको यूके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको निगेटिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप सबको इक्वल समझ रहे हो, चाहे कोई डिसेबल पर्सन है वो भी आपके बराबर है, कोई आपको बहुत रिच है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो लोग आपको अनप्रिविलेज्ड हैं उनके साथ अनफेयर हो जाता है। तो ये जो आपको इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि आपको कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया, इसको पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, तो ये याद रखना आपको। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग हो जाएगा, फिर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 तो याद रखना ही, उसमें आपको राइट टू साइलेंस भी है, ठीक है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो जो आपको फंडामेंटल राइट है उसमें सारे राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो उस पर आपको स्टेट जो है वो एक्शन ले सकता है, चीजें जा सकती हो सकती, कुछ ना कुछ हो सकता है, बट एक ऐसा राइट है जो कि एब्सोल्यूट है, ये याद रखना आपको, अनटचेबिलिटी वाली, ठीक है। सो ये आपको एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि आपको आर्टिकल 17 में, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया गया था इस आर्टिकल के लिए, और ये आपको याद रखना आर्टिकल 17 में आता है। जो आपको नाबार्ड है, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला जाता है, स्टेब्लिश्ड इन कौन से साल में इसको स्टेब्लिश किया था, तो ये आपको 1982 में बना था। फिर आपको हो सकता है कि किसके सजेशन पे बनाया गया था, ठीक है, तो ये आपको शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। नाबार्ड जो है वो आपको काइंड ऑफ बैंक है, बट जो इसमें लोन किनको मिलता है, जो इसके मेंबर होते हैं, सब इसमें से लोन नहीं ले सकता आपको। इसके अलावा नाबार्ड का हेडक्वार्टर पूछ दिया जाता है, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, तो कहाँ पे है इसका, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और किसके देखरेख में काम करता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखरेख में काम करता है, 1982 में बना था। और अगर पूछा जाए कि कौन से ईयर प्लान के तहत इसको बनाया गया, तो कौन सी ईयर जो आपको प्लानिंग कमीशन था, तो 6th, टोटल 12 प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग जो आपको ईयर बना हुआ था, तो ये 6th ईयर जो प्लान था उसके तहत बनाया गया था। देखो प्लानिंग कमीशन वाला क्वेश्चन भी आ गया। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था आपको, जो कि 1951 में आता है और 56 तक होता है, ठीक है। सो इंडिया वाज बेस्ड ऑन कौन से मॉडल, जो पहला प्लानिंग कमीशन है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था, तो ये था आपको हेरल्ड डोमर मॉडल। ये जनरली आपको एग्रीकल्चर को लेके था। फिर सेकेंड ईयर प्लान जो था वो आपको मेलनोविस प्लान था, जो कि आपको किस चीज पे था, हेवी इंडस्ट्री पे। टोटल कितने प्लान थे, तो 12 प्लान थे, ठीक है। और जो 12 प्लान था आपको, लास्ट वाला जो प्लान था वो 2017 में खत्म हुआ था, और तो 2015 में आपको क्या आ गया था, नीति आयोग भी आ गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मेनली प्रेजेंट इन एप्पल, साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया आपको। सो एप्पल में कौन सा एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो मैलिक एसिड है जो कि एप्पल में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर ये आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, फिर साइट्रिक एसिड आपको ऑरेंज, लेमन, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आपको टोमेटो, क्या दिखना, टार्ट्रिक एसिड जो है वो कहाँ पे आपको ग्रेप्स में, ठीक है। तो ये अगर कुछ भी आता है क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत। और एसिटिक एसिड कहाँ किस चीज में होता है, तो विनेगर में होता है। एथलीट फूड डिजीज कॉज बाय, तो जो एथलीट फूड डिजीज होता है ये आपको जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, फंगस की वजह से हो जाता है। एंड जनरली आपको जो टोज होते हैं उसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो अब बाकी में कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, कुछ ऐसे जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम,
ब्लू बेबी सिंड्रोम किस चीज की वजह से होता है? तो नाइट्राइट की वजह से होता है। फिर अगर पूछा जाए आपको मीनामाटा, अब मीनामाटा जो है वो जगह है, ठीक है, और ये जो है बीमारी जो है वो किस चीज की वजह से हुआ था? तो ये मिथाइल मर्करी की वजह से हुआ था। इटाई ये भी डिजीज है, इटाई कैडमियम की वजह से होता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से चीजों से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो होती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन कि मोजाम्बिक जो आपको करंट है वो किस तरह का करंट है? ठीक है, बहुत सारे करंट होते हैं, वो वाले करंट नहीं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, ठीक है, ये करंट अलग होता है। तो ये वार्म एंड साउथ इंडियन ओशन में जो है वो होता है, ठीक है। सो कोल्ड करंट नहीं है, याद रखना आपको, मोजाम्बिक करंट जो है वो आपको वार्म करंट है। अब इसके अलावा अगर पूछा जाए आपको कुछ, जैसे कि लेब्राडोर करंट, ये भी पूछा हुआ और ये मैंने बताया था आप लोग को। ये आप लोग बताना कि कौन से तरह का करंट है, कोल्ड है कि वार्म करंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था 1930 में हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है, थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब बोला जाता है कि तीनों कॉन्फ्रेंस में ऐसे कौन थे जो कि कॉमन थे, आपको हर एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अगर पूछा जाए कांग्रेस ने कौन से कॉन्फ्रेंस है जो है वो पार्टिसिपेट किया था, तो सेकंड वाले में किया था, फर्स्ट वाले में नहीं किया था, ठीक है, सेकंड वाले में किया था। उसके बाद फिर जो है वो कांग्रेस को इसके बाद जो इलीगल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, अगर पता हो आपको, ठीक है। और कांग्रेस को जो है वहां पे उनको लीडरशिप किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। सरोजिनी नायडू ने भी उन्होंने भी विजिट किया था यहाँ पे, वुमेन्स की तरफ से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। हु सेड द फेमस स्लोगन, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन। हु सेड द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज जो है वो मेरा धर्म, जो आपको जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं जो है वो किसी तरह से हासिल करके दिखाऊंगा। तो ये बोलने वाले कौन थे आपको? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और ये इनका आइडियोलॉजी किस तरह का था? तो ये आपको एक्सट्रीमिस्ट माने जाते थे, गरम दल माने जाते थे, ठीक है। और अगर पूछा जाए, इनका 2 न्यूज़पेपर बहुत फेमस है, केसरी एंड मराठा, ठीक है। ये दोनों न्यूज़पेपर है इनका, जिसमें से अगर पूछा जाए आपको मराठा में भी लगेगा तो कौन से लैंग्वेज में? मराठी में, बट ऐसा नहीं, केसरी आपको मराठी लैंग्वेज में है, मराठी लैंग्वेज में लिखा जाता था। और जो आपको मराठा था वो कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता था? इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था। इसके अलावा जो है इनको जब आपको पता हो तो जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसके बाद ये आपको इनको जेल भेज दिया गया था, ठीक है। 1906 के आसपास इनको जेल भेजा गया था, काफी लंबे समय के लिए इनको जो है वो जेल में रखा गया था। फिर जब वापस आते तो इनके द्वारा क्या स्टैब्लिश किया गया था, किसके साथ मिलकर? एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग से भी एसोसिएटेड थे। इसके अलावा महात्मा गांधी आपको कब आते? 1915 में आते। इससे पहले ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं आया था, 1915 के बाद कंप्लीटली वो इंडिया में रहते और यहाँ से बहुत सारी चीजों को लीड करते, जैसे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनका बुक याद रखना आपको। सुभाष चंद्र बोस से बुक जो है बहुत आजकल पूछा जा रहा है, इंडियन स्ट्रगल। इसके बहुत सारे पार्ट है इस बुक के, इंडियन स्ट्रगल। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा आईएनसी सेशन, कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसको इन्होंने प्रिसाइड किया था, इसके प्रेसिडेंट बने थे? ये होमवर्क है, प्रेसिडेंट थे ये कौन से सेशन के? हु फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी? सो खिलजी डायनेस्टी को फाउंड करने वाला कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं जब हम, तो बहुत सारे डायनेस्टी आए थे आपको, जैसे पहले स्लेव डायनेस्टी था, इसको ही इलवारी तुर्क बोला जाता है, या फिर इसको ही मामलुक बोला जाता है, ठीक है। जिसमें आपको नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर इल्तुतमिश का नाम आता है, फिर बलबन का नाम आता है, फिर आपको खिलजी डायनेस्टी था। खिलजी डायनेस्टी आपको सेकंड पे माना जाता है, फर्स्ट ये स्लेव, देन इसके बाद खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी के बाद आपको थर्ड कौन था?
तुगलक, ठीक है, तुगलक थर्ड माने जाते हैं। देन आपको फोर्थ सैयद, फिर आपको फिफ्थ में लोधी डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस भी आपको मे भी पूछ दिया जाए, तो इस चीज के लिए भी तैयार रहना आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनसे आपको याद रखना है कि आपने मार्केट रिफॉर्म्स पॉलिसी के लिए, जो अगर पूछ लिया जाएगा अगले बार कि मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी किसका बहुत फेमस था, तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको इनके टाइम पे एक और चीज फेमस था, दाग एंड चेहरा, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। जैसे आजकल आधार कार्ड वार्ड देखते नहीं आप, वैसे हॉर्स का भी ब्रांडिंग होता था, दाग एंड चेहरा। ये चीजें आपको कहां पे था, इन्हीं के टाइम पे था। द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन रेलवे लोकेटेड, ईस्टर्न कमांड जो है इंडियन रेलवे का, वो कहां पे लोकेटेड है, कोलकाता में, ठीक है। अब बाकी टोटल कितने कमांड है, टोटल कितने, अभी एक और ऐड हुआ हाल फिलहाल में, ठीक है, करंट अफेयर में मैंने बताया था आप लोगों को, टोटल कितने बताना, और जो न्यूली ऐड है जो कि मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था वो भी आप लोग बताना मुझे। सेंट्रल फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, तो ये आपको कहां पे, देहरादून में है। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद किस चीज से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर बोला जाए इसको, डिवीजन ऑफ पावर। अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन तो बोल दिया तो आपने बोल दिया सेवेंथ शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पूछा है सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट करने की बात कहां पे की गई है, तो ये आर्टिकल 51 और 51 कहां पे, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो डीपीएसपी का क्वेश्चन भी आ गया, ये भी पॉलिटी है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि डीपीएसपी जो है वो आर कंटेंट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजेंट है। सो ये पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, और पार्ट 5 में क्या आपको, पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्ट 4 है डीपीएसपी हमने बात किया, कौन से आर्टिकल से कहां तक आता है, तो ये आपको 36 टू 51 तक आपको आता है। जस्ट वेट, 50 जो आपको मैंने यहाँ पे 51 बोला, ठीक है, 51 नहीं होगा, ये 50 होगा। 51 में आपका क्या, इंटरनेशनल पीस है, ठीक है, 51 में आपको इंटरनेशनल पीस है। 36 में आपको डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में कंपैरिजन किया गया। 37 में जो है नेचर बताया गया डीपीएसपी किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा डीपीएसपी को 3 चीज में क्लासिफाई, अभी अगेन याद रखना, ये क्लासिफिकेशन हमारे संविधान में नहीं है। जैसे कि आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, लिबरल है एंड गांधीयन, ये तीनों क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। एंड डीपीएसपी का आइडिया ये कहां से लिया गया, तो ये आयरलैंड से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये आपको 51 के ए में है। सो पार्ट 4 का ए जो है वो वहां पे आपको फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी और जो आपको ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं था, कब आया, तो ये 42nd अमेंडमेंट से 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी का रिपोर्ट था, जिसके अकॉर्डिंग जो इसको बनाया गया था, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली कितने थे, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ओरिजिनली 10 थे, ठीक है, बट 86th अमेंडमेंट होता है, जिसके बाद आपको टोटल अब कितने, टोटल आपको फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, ठीक है। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में था। और एक और चीज यहां से फैक्ट याद रखना कि पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट जिसने यूसीसी को लागू करवाया है, कौन सा स्टेट था, असम। और ओवरऑल पूछा जाए कौन सा स्टेट, तो उत्तराखंड इंडिपेंडेंस के बाद। और अगर पूछा जाए वैसे पूरा आजादी से पहले आजादी के बाद, तो आंसर हो जाएगा गोवा। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, संविधान में कोई अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड, तो ये हेनरी बेकरल ने किया था, ये साइंस का क्वेश्चन था। अच्छा मैडम, जो मैरी क्यूरी है, इनको 2 बार जो है ना नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन किस काम के लिए मिला हुआ, बताना आप लोग, बताओ तो। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, सो होम्योपैथी का जो फाउंडर है किनको बोला जाता है, तो ये आपको सैमुअल हेवन को बोला जाता है। इन इंडिया ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो
दिया जाता है, किस चीज के लिए दिया जाता है? लिटरेचर के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छा अगर आप लिखोगे तो आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। सो अभी 2026 का नहीं दिया गया, 2024 का विनोद शुक्ला को मिला हुआ था, ये 59 नंबर का था, विनोद शुक्ला। और फिर इसके बाद जो मिला है वो आपको वेरुमुथु, इनका जो बुक है वो आपको बताना कौन सी चीज में, और इनको 60वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। 1965 में पहले बार आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, तो ये आपको शंकरा कुरूप को दिया गया था। शंकरा कुरूप फर्स्ट पर्सन है जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था। साइंस में दिया जाता है ये, इसमें लिटरेचर में दिया जाता है। फर्स्ट एशियन गेम जो है बिगिन हुआ था कौन सी ईयर में? सो फर्स्ट एशियन गेम जो है वो आपको, अगेन ये आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आप लोग फाइंड आउट करोगे क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी कुछ जो है वो इनपुट होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ते जाना। तो ये आपका टॉप क्वेश्चन था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन जो विंबलडन चैंपियनशिप को लेकर, सो ये किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये लॉन टेनिस को लेकर एसोसिएटेड है। विंबलडन कहाँ? यूएसए। इसके अलावा विंबलडन से क्या याद रखना है? 2026 का जो आपको मेंस सिंगल था किसने जीता है? सीनर ने जीता, ठीक है, जेनिक सीनर ने जीता। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बैक टू बैक 2026 वाला भी और 2025 वाला भी, दोनों टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। तो हो सकता है कि पूछा जाए कि इस वर्ल्ड कप को विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड, 2015 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था। किस चीज से? नीति आयोग से। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछा गया। और नीति आयोग जो आपका थिंक टैंक है। अब ये तो मैंने कितने बार पूछ लिया आपको कि उसके चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है और सीईओ कौन है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में है, तो ये आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बाकी जहां पे दिख रहे हैं आपको संवैधानिक निकाय नहीं है। Now last question, which of the following ways define the antacid? ये साइंस का क्वेश्चन है। इनो वगैरह लेते हो आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसा होता है जब आपको एसिडिटी फील होती है तो क्या लेते हो, क्यों लेते हो? इंक्रीज करने के लिए एसिड को इंक्रीज कैसे करोगे? इंक्रीज करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट कैन एड्स डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स इन द स्टमक, तो एंजाइम तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। फिर ये एक्ट एज अ पेन किलर इनो तो काम नहीं करता ना आपका, ठीक है। तो मेनली आपका इसका काम क्या होता है आपको कि ये आपको हेल्प करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है और थोड़ा आपको रिलीफ महसूस करवाता है। तो एंटासिड का ये आपका एग्जाम्पल था, ये आंसर था। तो ये साइंस का क्वेश्चन था, तो जनरल साइंस भी था, पॉलिटिव भी था, ज्योग्राफी भी था, हिस्ट्री भी था और आपको अरुणाचल स्पेशल क्वेश्चन भी था। सो टॉप 30 क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो जितना हो सके उतना लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फॉरवर्ड करो और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर करो। थैंक यू सो मच।